दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं आपके सामने जो हमारी श्रृंखला चल रही थी रेलवे की भौतिक विज्ञान की, जिसमें हम आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि पिछले वर्षों में पूछे हुए एग्ज़ामों के प्रश्न हैं, जिसमें हम डेली बेस पर 50 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो यह क्लास आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और ख़ासकर यह रेलवे के लिए तो स्पेशल है ही। तो चलते हैं, सीधे शुरुआत करेंगे हम प्रश्नों की तरफ। और अभी तक जिसने भी पिछले क्लासों को नहीं देखा है तो वह चैनल पर जा सकता है और वहाँ पर प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, और जिसमें भौतिक विज्ञान की जितनी क्लासें हुई हैं आपको सभी वहीं पर मिलेंगी। और इतिहास की, पॉलिटी की, यूपी स्पेशल की, तो आप चाहे जिस क्लास करना चाहें, जिस सब्जेक्ट की, वह आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर मिल जाएंगी। तो चलते हैं और देखते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। दिया है, धारा को मापने का मापक विदित है। ए वोल्ट मापी, बी अवोमापी, सी ओम मापी, डी एम मापी। तो धारा को मापने का मापक विदित है, उसका नाम है डी एम मापी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पर, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है। ए एनोड का, बी कैथोड का, सी दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी कैथोड का। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी थोड़ी छोटी सी व्याख्या को। दिया है, शुष्क सेल में जिंक यानी कि Zn धातु का बाह्य पात्र होता है जो एनोड के रूप में कार्य करता है और कार्बन की छड़ कैथोड का कार्य करती है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं। ए इलेक्ट्रोप्लेट, बी कैथोड, सी एनोड, डी आयन। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि बैटरी के धनात्मक ध्रुव से जोड़े गए इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी एनोड। अगला प्रश्न देखेंगे या इसकी व्याख्या को देखेंगे। सबसे पहले, विद्युत सेल में धातु की दो छड़ें होती हैं, इन पर विपरीत आवेश होता है। धनावेशित छड़ को धनोद, एनोड तथा ऋणावेशित छड़ को ऋणोद यानी कि कैथोड कहते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यानी कि धनावेशित जो छड़ होती है उसको धनोद, हिंदी में धनोद और इंग्लिश में एनोड कहते हैं, और ऋणावेशित छड़ को ऋणोद कहते हैं और इंग्लिश में इसको कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं अगला प्रश्न, प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को कहते हैं। ए प्रत्यास्था, प्रवस्था, बी आवर्तकाल, सी आवृत्ति, डी चक्र, ई इनमें से कोई नहीं। तो इन पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को कहते हैं। सही उत्तर हो जाएगा डी चक्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्रत्यावर्ती प्रमात्रा के धनात्मक व ऋणात्मक मानों के संपूर्ण सेट को चक्र कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एक चक्र पूरा करने में जो समय लेती है उसे धारा का आवर्तकाल कहते हैं।
आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर क्रमशः 3 ओम व 6 ओम के दो प्रतिरोध सीरीज में 18 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं। इस सर्किट से गुजरने वाली धारा है। तो यहाँ पर ओम का सिंबल जो इस प्रकार आप देख रहे हैं, यह ओम का सिंबल है। देखते हैं ऑप्शन के अनुसार ए 2A, B 3A, C 6A, D 9A, E 1A। तो यहाँ पर इन पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा A 2A। ए वाला इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसके थोड़ा सा सल्यूशन को। दिया है सीरीज में जुड़े 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध यानी कि R बराबर 3 ओम प्लस 6 ओम बराबर 9 ओम होता है। सर्किट में गुजरने वाली धारा कितनी है? I बराबर सूत्र होता है I बराबर VR। तो यहाँ पर जब I का मान निकालना हो हमको तो V कितना है हमारा 18, R कितना है 9, यानी कि यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 का 9, 9 दूनी 18, तो मान आएगा हमारा 2 एम्पियर। सही उत्तर निकल कर आ जाएगा इस प्रकार। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से कौन भिन्न है? ए प्रतिरोध, बी धारिता, सी कैलोरी, डी अवरोध। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि 3 ऑप्शन एक तरीके से हैं और चौथा ऑप्शन भिन्न है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी कैलोरी, यानी कि प्रतिरोध, धारिता, अवरोध यह एक प्रकार के हैं तीनों, बट कैलोरी हमारा अलग है इन तीनों ऑप्शनों में से। तो देखते हैं इसकी छोटी सी व्याख्या को। प्रतिरोध, धारिता, अवरोध भौतिक राशियां हैं, परंतु कैलोरी ऊष्मा की इकाई है और इन तीनों से अलग है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला ए इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, बी इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगा, सी प्रोटॉन गंवाएगा, डी प्रोटॉन प्राप्त करेगा, ई कोई परिवर्तन नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनावेशित रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला ए इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। तो इसका ए वाला सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ से स्पर्श कराया जाता है तो प्रेरण के सिद्धांत से वह इलेक्ट्रॉन कांच को देगा और धनात्मक रूप से आवेशित हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 109 नंबर। यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा यदि ए दोनों की धारिता समान हो, बी दोनों का तापमान समान हो, सी दोनों के आवेश की मात्रा समान हो, डी दोनों का विभव समान हो, ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं। इन पांचों ऑप्शनों में से हमको सही उत्तर बताना है कि सही उत्तर क्या आएगा। प्रश्न कह रहा है यदि विद्युत आवेशित दो वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाए तो विद्युत करंट प्रवाहित नहीं होगा। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका देखा जाए तो हो जाएगा डी दोनों का विभव समान
हो। डी इसका सही उत्तर है। और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे थोड़ा सा। दो विद्युत आवेशित वस्तुओं के बीच करंट तभी प्रवाहित होता है जब उनके बीच विभवांतर अर्थात विद्युत का प्रवाह अधिक विभव वाली वस्तु से कम विभव वाली वस्तु की ओर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बनाते हैं? ए 1, बी 10⁸, सी 10⁶, डी 6.25 × 10⁻12, ई 6.022 × 10⁻23। तो यहाँ पर इन पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी 6.25 × 10⁻12। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे। दिया है 1 एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन सेकेंड। अगला दिया गया है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर। तो 6.25 × 10⁻⁻6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर इस प्रकार हमारा इसका सही उत्तर निकल कर आएगा 6.25 10⁻12 इलेक्ट्रॉन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। वाट को प्रकट कर सकते हैं। ए वोल्ट में, बी कैलोरी में, सी जूल प्रति सेकंड में, डी किलोग्राम मीटर में। तो इन चारों ऑप्शनों में इसका सही उत्तर देखा जाए कि वाट को प्रकट कर सकते हैं तो किस में प्रकट कर सकते हैं? सी इसका सही उत्तर है, जूल प्रति सेकंड में। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। वाट शक्ति का मात्रक है, कार्य करने की क्षमता शक्ति कहलाती है। इसका मात्रक जूल प्रति सेकंड भी होता है। तो यहाँ 1 वाट बराबर होगा 1 जूल प्रति सेकंड। शक्ति का व्यवहारिक मात्रक अश्व शक्ति यानी कि हार्स पावर है जो 746 के बराबर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा के उपभोग का मान होगा। ए 1 यूनिट, बी 100 किलोवाट आवर, सी 10 यूनिट, डी 10 किलोवाट आवर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा। तो निकालते हैं एक बार हम इसका सही उत्तर। जैसे कि एक सूत्र होता है वहाँ पर हम इस तरीके से यानी कि 100 वाट होगा, बल्बों की संख्या 10 है, गुणे कितने घंटा 1 घंटा प्रतिदिन, और नीचे बटे में आता है हमारा 1000। तो यहाँ पर काटेंगे इसको हम 2 जीरो इधर काटेंगे तो 2 जीरो ये कट जाएंगे, 1 जीरो ये कटेगा तो 1 जीरो ये कटेगा, तो कुल मिलाकर बचेगा सिर्फ हमारा 1 यानी कि 1 यूनिट। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा 1 यूनिट। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। इसका सॉल्यूशन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है वाट गुणे घंटा गुणे बल्बों की संख्या बटे 1000। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया कि 100 यहाँ पर 10 यहाँ यानी कि बल्बों की संख्या और घंटा कितने 1, नीचे 1000 से भाग कर देते हैं, कट पिट कर हमारा 3 जीरो यहाँ कट जाएंगे, 3 जीरो ऊपर कटेंगे, हमारा बचेगा सिर्फ 1 यूनिट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यह 100 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे
जलाया जाए तो 30 दिन में 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर इसका सही उत्तर देखा जाए, ए 10.50 रुपये, बी 8.50 रुपये, सी 7.50 रुपये, डी 9.50 रुपये। यानी कि 9.5 रुपये, 8.5 रुपये, 10.5 रुपये और 7.5 रुपये। तो इसको हम निकालते हैं उसी सूत्र से जो अभी हमने लगाया था। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम और थोड़ा सा ज़्यादा जूम करेंगे, सॉरी। यहाँ पर हमने बे ऊर्जा बराबर कितना था, यानी कि वाट था, और वाट यहाँ पर कितना दिया गया है, 100 वाट दिया गया है, गुणे 5 घंटे पर डे, 5 गुणे में 30 दिन तक निकालना है, यानी कि 30 यहाँ पर रखेंगे और बटे में हो जाएगा हमारा बे ऊर्जा बराबर निकाल रहे हैं 1000 यानी कि 3 जीरो हमको काटना है, 3 जीरो यहाँ नीचे हैं तो 2 जीरो ये कट गए, 1 जीरो ये कट गया, तीनों जीरो ऊपर के कट गए, ऊपर बचा हमारा 3 और गुणे 5, यानी कि 3 गुणे 5, 5 दिए 15 यूनिट निकल कर आएगा। अब 15 यूनिट बता क्या रहा है इसमें, 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च लगेगा। तो यहाँ पर 15 यूनिट है, 15 को हम डिवाइड कर देंगे हाफ से, यानी कि 2 से, यानी क्योंकि 50 पैसे प्रति यूनिट है तो 2 से जब काटेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 7.5, यानी कि 7.5 रुपये प्रति यूनिट की दर से कितना खर्च आएगा। तो खर्च आएगा हमारा 7.5 रुपये। इसका सही उत्तर हो जाएगा 7.5 रुपये। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है। ए ऊर्जा की, बी विभवांतर की, सी आवेश की, डी चार्ज टू मास की। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ए ऊर्जा की। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है जो किसी इलेक्ट्रॉन बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में व्यय होता है, जबकि उन बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट विभवांतर हो। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हम अगला प्रश्न है, करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। ए कूलाम, बी एम्पियर, सी वोल्ट, डी वाट, ई गॉस। तो इन पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि करंट ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है बी एम्पियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। एम्पियर वैद्युत धारा वह धारा है जो कि निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच 2×10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। दिया है 20 सेंटीमीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, इसे 40 सेंटीमीटर की लंबाई तक एक समान रूप से ताना जाता है, तो वर्तमान प्रतिरोध होगा। ए बराबर 5 ओम, बी 10 ओम, सी 20 ओम, डी 200 ओम। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी 10 ओम।
देखते हैं, इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। सॉरी, इसकी व्याख्या नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 122 नंबर फैराडे संख्या है। ए 2.77 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम, बी 8.4 कूलाम, सी 9.65 इंटू 10⁻7 कूलाम, डी 1.32.77 गुणे 10⁻8 कूलाम। तो इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन सही हो जाएगा कि फैराडे संख्या है। तो फैराडे संख्या हो जाएगी 9.65 इंटू 10⁻7 कूलाम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। देखेंगे यहाँ पर फैराडे संख्या आवेश की वह मात्रा है जो किसी तत्व के 1 किलोग्राम तुल्यांक को वैद्युत अपघटन द्वारा मुक्त करती है। इसका मान 9.65 इंटू 10⁻7 कूलाम प्रति किलोग्राम तुल्यांक होता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। एक फैराडे बराबर होता है ए 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट, बी 1 कूलाम प्रति 1 एम्पियर, सी 1 कूलाम प्रति 1 सेकंड, डी 1 कूलाम प्रति 1 ओम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए 1 कूलाम प्रति 1 वोल्ट। देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी इलेक्ट्रोड से विद्युत धारा या विद्युत के प्रवाहित होने को 1 फैराडे कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। नीचे दिए हुए नियम को पढ़िए तथा तदनुसार उसे पहचानिए। किसी पदार्थ या तत्व का द्रव्यमान जो एक इलेक्ट्रोलाइट से मुक्त हुआ है विलयन से गुजरने वाले आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। ए आवोगाद्रो का नियम, बी विद्युत विश्लेषण का फैराडे का प्रथम नियम, सी विद्युत विश्लेषण का फैराडे का द्वितीय नियम, डी विद्युत का किरचॉफ का नियम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी विद्युत विश्लेषण का फैराडे का प्रथम नियम। बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। पहले दिया फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि I एम्पियर की धारा t समय तक प्रवाहित करने पर मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान m हो तो m बराबर क्या हो जाएगा ZIT, जहाँ Z मुक्त हुए तत्व का वैद्युत रासायनिक तुल्यांक है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है। EO और BO दो एनोड या दो किनारे हैं जहाँ पर 10 ओम के 3 प्रतिरोध या ओम प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम यहाँ पर इसका सही उत्तर बताना है। तो सबसे पहले देखेंगे इसके हम सॉल्यूशन को, उसके बाद में हम इसका सही उत्तर को टिक करेंगे। जैसे कि दिया है सभी प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं अतः इनका तुल्य प्रतिरोध 1/R यानी कि 1/10 1/10 प्लस 1/10 इस प्रकार से समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। या इस तरह आपको नहीं समझ में आता 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर R1 R2 R3 का मान है हमारा 10 10 10। तो कितने हैं ऊपर का जोड़ेंगे 3 आ जाएगा, नीचे का 10 सभी समान है इस प्रकार 3/10 होगा। जब R का मान निकालेंगे तो 10/3 हो जाएगा। 10/3 का जब मान निकालेंगे तो कट कर आ जाएगा 3.3
33 ओम। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम उत्तर लगा देंगे इसका सी वाला 3.33 ओम। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं। किसके लिए लगाए जाते हैं? ए, टीवी, सेलुलर फोन आदि के लिए, एंटीना जैसी सेवा लेने के लिए। बी, आवेशित बादलों को प्रतिकर्षण करने या हटाने के लिए। सी, आवेशित बादलों को उदासीन यानी कि न्यूट्रलाइज करने के लिए। डी, बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी, बादलों से आवेश हटाने तथा उसे जमीन तक गुजर जाने के लिए बड़े बड़े भवनों में विद्युत चालक लगाए जाते हैं। डी इसका सही उत्तर है। और देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। दिया है, बड़े बड़े भवनों को तड़ित से सुरक्षा के लिए तांबे की मोटी पट्टी लगा देते हैं। इसके ऊपरी सिरे पर कई नुकीले सिरे बने होते हैं। जब आवेशित बादल भवन के ऊपर से गुजरते हैं तो उनका आवेश तड़ित चालक के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है और बिना कोई हानि पहुंचाए यह आवेश जमीन में चला जाता है। इस प्रकार भवनों की सुरक्षा हो जाती है। इस नुकीले सिरे को भवनों के सबसे ऊपर लगा दिया जाता है तथा इसका संपर्क जमीन से कर दिया जाता है। बढ़ते हैं और आगे देखेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है, विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को कहते हैं। ए, बैरोग्राफ। बी, डायनमो। सी, किलोवाट घंटा मीटर। डी, वोल्ट मीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि विद्युत ऊर्जा मापने के यंत्र को कहते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, किलोवाट घंटा मीटर। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। विद्युत ऊर्जा को मापने के यंत्र को किलोवाट घंटा मीटर कहते हैं। विद्युत ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा है। इसे बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कि जर्मेनियम क्रिस्टल को फास्फोरस तथा एंटीमनी की समान संख्या में मिलाया जाता है जो है। ए, एक पी प्रकार का अर्धचालक। बी, एक अतिचालक। सी, एक वास्तविक अर्धचालक। डी, एन प्रकार का एक अर्धचालक। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी, एन प्रकार का एक अर्धचालक। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे। जब कोई पंच संयोजक अपद्रव्य जैसे फास्फोरस एवं एंटीमनी जर्मेनियम क्रिस्टल में मिला दिया जाता है तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अपद्रव्य मिले अशुद्ध अर्धचालकों में आवेश वाहक ऋणात्मक कम मुक्त इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। अतः इस प्रकार के अशुद्ध अर्धचालक को एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और आगे बढ़ेंगे, देखते हैं यहाँ पर हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न दिया है, एक अतिचालक दिखाता है। ए, लौह चुंबकीय। बी, फेरी मैग्नेटिज्म। सी, डाई मैग्नेटिज्म। डी, पैरा मैग्नेटिज्म। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा डी, पैरा मैग्नेटिज्म। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या को। अतिचालक यानी कि सुपर कंडक्टर्स पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। मैग्नेटिक के पदार्थों के प्रत्येक परमाणु में अधिक इलेक्ट्रॉनों
के कारण एक स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसका प्रत्येक परमाणु एक छोटे दंड चुंबक की भांति व्यवहार करता है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है हमारा, किसी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस किसके द्वारा अनुभवित बल द्वारा परिभाषित की जाती है? ए स्टैंडर्ड कंपास, बी यूनिट धनात्मक चार्ज, सी यूनिट ऋणात्मक चार्ज, डी यूनिट उत्तरी ध्रुव, ई यूनिट करंट। तो इन पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी यूनिट धनात्मक चार्ज। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत दर्शी का कार्य है। ए वैद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना, बी स्फुलिंग उत्पन्न करना, सी आवेश के परिणाम को निश्चित करना, डी इलेक्ट्रॉन का आवर्धन करती है ताकि वे दृश्य हों। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा 131 का ए विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान करना। यहाँ पर ये हमारा सही उत्तर है। और देखते हैं इसकी व्याख्या को। विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से विद्युत आवेश की उपस्थिति की पहचान की जाती है। इसकी सहायता से किसी चालक पर उपस्थित आवेश को प्रकृति की भी जानकारी होती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हमने देख लिया। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। ए वोल्ट में, बी एम्पियर में, सी ओम में, डी कूलाम में। तो यहाँ पर चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर हो जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है सी ओम में। बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। विद्युत प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है यदि किसी चालक के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर उसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो उसका विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। एक एसी जनित जनरेटर में मुख्यतया होता है। ए आर्मेचर यानी कि कुंडली, बी क्षेत्रीय चुंबकत्व, सी स्लिप रिंग और बुशेस, डी सभी तीनों। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सभी तीनों। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। एसी जनित्र में मुख्यतः आर्मेचर यानी कि क्षेत्रीय चुंबकत्व, स्लिप रिंग और बुशेस होते हैं। आर्मेचर को पेट्रोल इंजन की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाया जाता है जिससे कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और विद्युत धारा बहने लगती है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हम 15 ओम, 20 ओम तथा 30 ओम के प्रतिरोध समांतरबद्ध हैं तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। ए 65 ओम, बी 60 ओम, सी 9/60 ओम, डी 60/9 ओम। तो यहाँ पर देखते हैं इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे। सबसे पहले जब हम इन सभी को समांतर क्रम में लिखेंगे यानी कि 1/15, 1/20, 1/30 और एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 4, 3, 2/60। तो आर बराबर जब निकालेंगे तो 9/60 आएगा। आर बराबर हो जाएगा 60/9। तो इस प्रकार हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? यहाँ पर देखेंगे 60/9, डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो प्रतिरोधक जब श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो 50 ओम का मान प्रतिरोध
प्रदान करते हैं। जब उन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो 8 ओम मान का प्रतिरोध प्रदान करते हैं। ए 21 ओम तथा 29 ओम, बी 10 ओम तथा 40 ओम, सी 20 ओम तथा 40 ओम, डी 15 ओम तथा 35 ओम। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा बी 10 ओम तथा 40 ओम। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो समान प्रतिरोधों को समांतर क्रम में एक बैटरी के साथ जोड़ा जाता है। जब समान प्रतिरोधों को एक श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो परिणामी शक्ति है ए P/2, बी 4P, सी P/4, डी P। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए P/2। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, फिर इनके साथ एक 10 माइक्रोफैरड को संधारित्र श्रृंखला में जोड़ा गया, परिणामस्वरूप संधारित्र होगी ए 20 माइक्रोफैरड, बी 10 माइक्रोफैरड, सी 5 माइक्रोफैरड, डी 15 माइक्रोफैरड। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा सी 5 माइक्रोफैरड। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत वाहक बल बराबर होता है ए बल के, बी ऊर्जा के, सी ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के, डी कार्य के। तो विद्युत वाहक बल बराबर होता है, किसके बराबर हो जाएगा? सी ऊर्जा प्रति यूनिट आवेश के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। एकांक आवेश को पूरे परिपथ में यानी कि सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा ऊर्जा दी जाती है, उसे सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि इनफोर्समेंट कहते हैं। यदि किसी परिपथ में Q आवेश प्रवाहित होने से सेल द्वारा दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य W हो तो सेल का विद्युत वाहक बल E बराबर W/Q हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति है ए 30 हर्ट्ज, बी 50 हर्ट्ज, सी 60 हर्ट्ज, डी 120 हर्ट्ज। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति हो जाएगी बी 50 हर्ट्ज। आगे देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। भारत में प्रत्यावर्ती धारा के सभी आवृत्ति 60 हर्ट्ज के स्थान पर 50 हर्ट्ज होती है, जो अधिक अंतर स्पष्ट नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखेंगे, कनेक्ट करने पर दो आवेशित पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है यदि उनमें एक समान हो ए क्षमता, बी आवेश की मात्रा, सी विभव अनुपात में आवेश, डी विभव। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विभव। देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। दो आवेशित पिंडों के बीच विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। एक समान विभव होने की स्थिति में दोनों पिंडों के बीच कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर है ए चालक का संयोजन, बी चालक की लंबाई, सी चालक का अनुप्रस्थ क्षेत्र, डी बी और सी दोनों पर।
तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा डी। बी और सी दोनों पर, यानी कि चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? चालक के संयोजन पर और चालक की लंबाई पर और चालक का अनुप्रस्थ छेद पर, यानी कि इन दोनों पर निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। P प्रोपोर्शनल A/1 होगा, जहाँ A बराबर चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। L बराबर, यहाँ पर L दिया गया है। L बराबर क्या होता है? चालक की या चाल की लंबाई। R बराबर चालक का प्रतिरोध। अतः चालक का विशिष्ट प्रतिरोध चालक की लंबाई एवं उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? ए सोलर कुकर, बी सोलर सेल, सी सोलर भट्टी, डी सोलर वाटर हीटर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि इनमें से कौन सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी सोलर सेल। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा। सोलर सेल सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक है? ए न्यूटन प्रति कूलाम, बी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी कूलम्ब प्रति न्यूटन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए न्यूटन प्रति कूलाम। अगला प्रश्न देखते हैं और अगले प्रश्न से पहले हम इसकी थोड़ा सा व्याख्या को देखेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि E बराबर F/Q होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम्ब है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित पदार्थों में विद्युत के कौन चालक हैं? ए चीनी मिट्टी, बी अभ्रक, सी कांच, डी एल्युमिनियम। तो यहाँ पर विद्युत का चालक पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि चीनी मिट्टी विद्युत का चालक नहीं है, कांच नहीं है और अभ्रक भी हमारा विद्युत का चालक नहीं है, लेकिन एल्युमिनियम विद्युत का चालक हो जाएगी। तो 147 नंबर का डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और बढ़ते हैं आगे, देखेंगे इसकी व्याख्या को। दिए गए विकल्पों में एल्युमिनियम विद्युत का सुचालक है, चीनी मिट्टी अभ्रक कांच विद्युत के कुचालक हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है? ए एल्युमिनियम, बी कॉपर, सी आयरन, डी कार्बन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत का सबसे खराब चालक है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा डी कार्बन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। इन सभी विकल्पों में से खराब चालक कार्बन है, कॉपर एल्युमिनियम अच्छे चालक हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? ए सल्फ्यूरिक अम्ल, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी नाइट्रिक, बी एसिटिक अम्ल। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा ए सल्फ्यूरिक अम्ल, जो
बैटरी में इस्तेमाल किया जाता है वही जो तेजाब होता है उसको ही सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। सीसा संचायक बैटरी आवेश का संचयन करती है। सल्फ्यूरिक अम्ल में आवेश अधिक संचय होता है, इसलिए सीसा संचायक बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न 150 नंबर दिया है। किसी वस्तु में अतिचालकता तब प्रकट होती है जब ए वस्तु को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, बी इस पर उच्च दाब डाला जाता है, सी इसे निम्न ताप तक ठंडा किया जाता है, डी इसका ताप अति निम्न किया जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि किसी वस्तु में अतिचालकता तब प्रकट होती है जब सी इसे निम्न ताप तक ठंड किया जाता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। कुछ पदार्थों को काफ़ी निम्न ताप पर ठंडा करने पर उसमें अतिचालकता के गुण आ जाते हैं, अतः अतिचालकता निम्न ताप तक ठंडा करने पर ही प्रकट होती है। तो यहाँ पर हमारे जितने 50 प्रश्न पर हमने चर्चा की और यहाँ पर सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। और अभी तक जिसने भी इसकी पिछली क्लासों को नहीं देखा है तो वह एक बार चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासों को देख सकता है। और उसके साथ में यूपीएसएसएल की जो क्लासेस चल रही उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसको भी आप एंजॉय कर सकते हैं। पॉलिटी की है, आधुनिक भारत, एशियंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, इन सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पर जाकर इन सभी को देख सकते हैं। तो चलते हैं और मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।